चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी जो अर्थ है या फिर हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारा जो सन है या फिर सोलर सिस्टम्स है और जो हमारी गैलेक्सीज है और फाइनली जो हमारा यूनिवर्स है वो आखिर में बना कैसे है। तो इस थ्योरी को इस चीज़ को समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने दो थ्योरीज बताई हैं। एक थ्योरी होती है अर्ली थ्योरी जिसको हम लोग नेबुला हाइपोथेसिस कहते हैं, और दूसरी थ्योरी जो इसमें है वो है मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, और उसको जो नाम है, जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी, ये इसको कहा जाता है। तो शुरुआत हम अर्ली थ्योरी से करेंगे जिसको हम नेबुला हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसको प्रपोज किया था या फिर इस थ्योरी के बारे में हमें एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम था इमैनुअल कांट। उन्होंने इस थ्योरी को बताया है और उनके अनुसार जो हमारा जो यूनिवर्स है, आज का जो हमारा पूरा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना था, वो एक क्लाउड से बना था और उस क्लाउड्स को कहते हैं नेबुला क्लाउड्स। और जो नेबुला क्लाउड्स है इसमें मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स और कुछ अदर गैसेस हैं, जिससे ये जो क्लाउड्स है नेबुला क्लाउड्स, उसका फॉर्मेशन इससे इन गैसेस और ये डस्ट पार्टिकल से ये नेबुला क्लाउड्स बना है। मोस्टली इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे कुछ एलिमेंट्स, कुछ गैसेस इसमें होती हैं। तो मोस्टली जो नेबुला जो क्लाउड्स है ये दो मेन गैसेस से बना है, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हीलियम। तो अब हम देखेंगे कि ये जो थ्योरी है आखिर ये किस तरीके से हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है। तो इस थ्योरी में हमें पता चलता है कि जो हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम में पूरा जो हमारा गैलेक्सीज हैं, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, वो एक्चुअली में एक क्लाउड था। पहले वो क्लाउड था और वो क्लाउड क्या है, बाद में क्लाउड जो है एक आप कह सकते हैं कि क्लाउड में कंटिन्यूअस एक रोटेशन हुआ और रोटेशन की वजह से जो पार्टिकल्स थे वो आपस में कोलाइड किए उन्होंने। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि जो हायर डेंसिटी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं और जो लो डेंसिटी वाले एलिमेंट हैं वो एक साथ नहीं रहते हैं, वो अपनी डेंसिटी के अनुसार एक दूसरे से अलग चले जाते हैं। तो हमेशा अगर हम देखेंगे, चाहे आप कुछ भी मिला लें, चाहे आप देखिए वाटर को और ऑयल को मिला देंगे, तो आप देखेंगे जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो लो डेंस है, वाटर उससे ज्यादा डेंस है। तो उसी तरीके से इस नेबुला क्लाउड्स में भी कुछ इस तरीके से हुआ कि जो हमारे लाइटर एलिमेंट थे, लो डेंसिटी वाले जो ये एलिमेंट थे, ये गैसेस थी जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ये चले गई बीच में। ये इन्होंने रोटेशन के थ्रू, ये रोटेशन मोस्टली ग्रेविटेशनल की वजह से ही हुआ है। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन, हीलियम से ये मीडियम में चले गई, हाइड्रोजन हीलियम ये बीच में चले गई। अब जब ये दोनों हाइड्रोजन हीलियम बीच में चले गई तो इससे हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन हुई जिसको कहते हैं हम फ्यूजन रिएक्शन। वहां पे कौन सी रिएक्शन हुई? फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है कि दो कोई भी जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और हाइड्रोजन हीलियम ने जब एक दूसरे से कोलाइड किया तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में एक एनर्जी वहां पे क्रिएट हुई। ठीक है, अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम के बीच में जब फ्यूजन रिएक्शन हुई तो इसके बीच में इनके कोलिजन के थ्रू यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हुई। और हम देख सकते हैं कि अगर हम आज के सन की बात करें तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सन है वो मोस्टली हाइड्रोजन हीलियम गैसेस से ही बना हुआ है। अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम जो लाइटर डेंसिटी वाली जो ये गैसेस थी ये बीच में आ गई, तो इससे तो हमारा सन का फॉर्मेशन हुआ। ये जो हमारे स्टार, सन कहे या स्टार्स कहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। तो इससे तो हमारे जो स्टार्स है इनका फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करते हैं, ये तो सन की बात रही, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, हमारे जो प्लैनेट्स हैं दे आर सॉलिड इन शेप, दे आर सॉलिड इन स्टेट। अगर हम उसकी स्टेट वाइज करें तो हमारा जो प्लैनेट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं।
बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो हमारा जो सन है वो क्या है, गैसेस स्टेट में है, क्योंकि वो हाइड्रोजन हीलियम से बना है, हाइड्रोजन हीलियम दोनों क्या है, गैसेस है। तो अब हम बात करते हैं, ये जो नेबुला क्लाउड्स था, नेबुला क्लाउड्स में हाइड्रोजन हीलियम जो गैसेस थी, ये तो मिडिल में आ गई, मिडिल में आने से इनके बीच में कोलिजन हुआ, और कोलिजन किस किस के बीच में, हाइड्रोजन हीलियम गैस के बीच में फ्यूजन रिएक्शन हुई। फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस होने से क्या हुआ कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी और हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा सन है उसका फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है। अब हम बात एक्चुअली कर रहे थे कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन क्या हुआ। अब मैंने जब बता दिया हाइड्रोजन हीलियम ये तो मिडिल में चलेगी। अब अगर हम बात करें डस्ट पार्टिकल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये भी कुछ अदर और गैसेस थी, इसमें कार्बन भी था, फॉस्फोरस भी था। तो ये जो हाई डेंसिटी वाले जो ये एलिमेंट थे, ये बीच में ना जाके, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक दूसरे से नहीं जा, जो हायर डेंसिटी वाले होते हैं वो एक साथ चले जाते हैं, लो डेंसिटी वाले एक साथ रहते हैं। तो लो डेंसिटी वाले एलिमेंट बीच में चलेगा, जो हाई डेंसिटी वाले एलिमेंट थे, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें हीलियम था, डस्ट पार्टिकल्स था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थे, ये बाहर ही इन्होंने भी रोटेशन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे अभी भी क्लाउड, यहाँ पे अभी भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वहाँ पे एलिमेंट मौजूद थे, जिसमें कि ये सब थे। तो इन लोग जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे भी ये सारे, क्योंकि क्लाउड्स है तो क्लाउड्स की वजह से क्या है कि यहाँ पे भी ये एलिमेंट होंगे। अब जब यहाँ पे ये एलिमेंट है तो इन एलिमेंट्स ने, ये जो हाई डेंसिटी वाले जो एलिमेंट है, इन्होंने भी अपनी जगह पे रोटेशन करना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने रोटेशन करना शुरू कर दिया तो इससे क्या हुआ कि पहले तो एक आप कह सकते हैं कि स्मॉल पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जब ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू करेंगे तो सीधी बात है कि पहले एक पार्टिकल हो रहा है, उससे और पार्टिकल जुड़ेंगे, और बड़ा होगा और बड़ा होगा। इस तरीके से क्या है कि जो प्लैनेट्स है उनका फॉर्मेशन हुआ है। मान लीजिए इतना बड़ा है, अब क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल और गैसेस भी हैं यहाँ पे, तो वो भी इसके साथ कंटिन्यूस जुड़ते गए और जुड़ते गए और बाद में उन्होंने एक आप कह सकते हैं बिग हेवीली बॉडीज का फॉर्मेशन किया है, जिनको हम आज की डेट में प्लैनेट्स कहते हैं। तो यही है थ्योरी, जिसको हम लोग, जो फर्स्ट थ्योरी है किसकी, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स की, वो ये कहती है, जिसको हम लोग नेबुला हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें हमने साफ पढ़ा कि जो पूरा यूनिवर्स है हमारा वो एक्चुअली एक क्लाउड से बना है, और उस क्लाउड्स को हम नेबुला क्लाउड्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मॉडर्न थ्योरी है, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये क्या बोलती है, किस तरीके से हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको प्रपोज किया था, इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट रहे हैं, मैथमेटिशियन भी थे वो, उनका नाम था एडविन हबल्स। ठीक है, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है, और उनका कहना है कि हमारा आज का जो भी यूनिवर्स है वो क्या है, एक सिंगुलर एटम से फॉर्म हुआ है। थोड़ा उससे पहले ये जानना जरूरी है कि उन्होंने उस दौरान पे पहला जो पॉइंट कहा था बिग बैंग के बारे में, वो ये भी था कि जो हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारी जो गैलेक्सीज है, वो दिन प्रतिदिन एक दूसरे से दूर जा रही हैं, सेपरेट हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। उसको समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट उसमें बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, एक जो बलून होता है, जिसमें जिसको जो बलून्स होते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ उस तरीके से उस पर डायग्राम बनाएंगे जो हमारी गैलेक्सी के जैसे दिखती होंगी। इस तरीके से हम उस पर पहले डायग्राम बना देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है कि उस बलून में हमें हवा भरनी है। अब जैसे जैसे हम उस बलून में हवा भरेंगे, हम देखेंगे कि जो ये गैलेक्सी हमने उस बलून में बनाई है, ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एडविन हबल ये समझाना चाहते थे कि जो हमारी जो गैलेक्सी है वो क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है, वो फैल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्चुअली जो हमारा यूनिवर्स है वो बना कैसा है। तो ये जो थ्योरी है, इसका कहना है कि ये जो भी हमारा यूनिवर्स, जो भी हमारे, चाहे सन हो, हमारे प्लैनेट्स हो, हमारे गैलेक्सीज हो, या फिर हमारा पूरा यूनिवर्स हो, वो जस्ट एक सिंगुलर एटम के रूप में था। इस तरीके से आप देख सकते हैं, वो एक सिंगुलर एटम था, एक सिंगुलर एटम। और ये सिंगुलर एटम था, ये बहुत ज्यादा एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या था, स्क्वीज था, मतलब आप कैसे सिकुड़ा हुआ था। और मोस्टली ये कहते हैं कि ये ब्लैक होल के अंदर था, इस सिंगुलर एटम। अब क्या हुआ कि जब ये ब्लैक होल के अंदर था, तो आज से करीबन 30.7 बिलियन ईयर एगो एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। तो इस धमाके होने से क्या हुआ कि उसी समय बहुत बड़ी अमाउंट में वहां पे मैटर और एंटी मैटर का फॉर्मेशन हुआ। अब जब वहां पे मैटर्स और एंटी मैटर्स का फॉर्मेशन हुआ, तो मैटर और एंटी मैटर, इनका जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैटर्स और एंटी मैटर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बावजूद भी कुछ मैटर था, बहुत सारे कुछ मैटर थे जिन्होंने अपने आप को इससे सर्वाइव कर लिया। अब जब ये मैटर बन गया,
ये मैटर्स बच गए, तो इन मैटर्स से क्या है आगे जाके कुछ समय बाद न्यूट्रॉन जिसको हम नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इनका फॉर्मेशन हुआ। अब जब यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद करीबन जो टेम्परेचर था पूरे यूनिवर्स का वो करीबन 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक क्या हो गिर गया, 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। तो ये एक सुटेबल टाइम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जिससे वो क्या है एक एलिमेंट बना रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम से। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, ये टेम्परेचर उसके बाद जब करीबन 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस जब गिरा, उसके बाद एक सुटेबल टाइम था हाइड्रोजन हीलियम बनने का। तो हाइड्रोजन हीलियम हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ चुकी थी, ये फिर हमारे यूनिवर्स में आ गई थी। उसके हाइड्रोजन हीलियम बनने के करीबन 3 लाख ईयर आफ्टर क्या हुआ कि जो हमारा जो यूनिवर्स है जो हम आज की डेट में है, चाहे वो हमारे क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, हमारे जो स्टार्स हैं चाहे हमारे प्लैनेट्स हैं, इनका फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो ये है एक मॉडर्न थ्योरी जिसको हम लोग एक्चुअली बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो स्टार्स हैं, जो हमारे जैसे हमारा सन है, जो हमको स्टार्स जो हमको नाइट टाइम पे दिखते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसा हुआ है। तो जैसे कि हमने पहले बताया है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो स्टार्स हैं वो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। तो ये हम पहले ये देख लेते हैं जो स्टार्स है उनका जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट टाइम से करीबन 5 से लेके 6 बिलियन साल पहले इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे कि हमको मैंने पहले बताया आपको कि जो बिग बैंग है वो करीबन 13.7 बिलियन ईयर बिफोर हुआ था। तो उसी तरीके से जो स्टार्स है उसके काफी साल बाद, या आप कह सकते हैं कि 7-8 बिलियन ईयर बाद क्या है स्टार का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। तो करीबन हम ये मानते हैं कि जो हमारे जो स्टार्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है 5 से 6 बिलियन साल पहले इनका फॉर्मेशन शुरू हुआ था। तो देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे स्टार्स है उनका फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा बहुत हमने ये पहले भी समझ रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉडली देखेंगे। तो हमें पता है हमारे जो स्टार्स हैं, जैसे कि हमारा जो सन है वो क्या है एक गैस से बने हैं, ना कि किसी सॉलिड पार्टिकल से। तो जिसमें मोस्टली हाइड्रोजन हीलियम ये दो मेन गैसेस होती हैं जिससे जो हमारे जो स्टार्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, चाहे वो हमारा सन ही क्यों ना हो। तो पहले भी मैंने बताया आपको कि जो स्टार्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो मोस्टली नेबुला क्लाउड से ही हुआ है, जिसमें हम ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ा क्लाउड्स था जिसमें क्या है कई बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम और अदर गैसेस भी थे, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी था। पहले हम यहाँ पे अभी जस्ट स्टार्स का देख लेते हैं कि स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसमें क्या है हाइड्रोजन हीलियम जो गैसेस थी, ये लो डेंसिटी वाली जो गैसेस थी, ये इस नेबुला क्लाउड जब यहाँ पे रोटेशन जो ये जब यहाँ पे इस नेबुला क्लाउड्स में जो रोटेशन हुआ, इससे क्या हुआ हाइड्रोजन हीलियम से अंदर की तरफ चलेगी, बीच में चलेगी, ये मिडिल में चलेगी। अब जब मिडिल में गई तो हाइड्रोजन हीलियम के बीच में एक क्या हुआ एक रिएक्शन हुआ जिसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से क्या है कि जो हमारा जो स्टार, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें एक हीट और लाइट एनर्जी इसमें इरप्ट होती है, निकलती है। तो वही है जो वही जो चीजें हैं वो हमें दिखती है। जैसे कि आज के डेट में हम सन की बात करें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि वही जो प्रोसेस है वो हर एक स्टार के फॉर्मेशन में देखने को मिलती है। तो हाइड्रोजन हीलियम मिडिल में गई, तो इससे हुआ क्या कि इन्होंने कोलाइड किया, फ्यूजन रिएक्शन हुई और बहुत बड़ी अमाउंट में वहां पे क्या है हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी, और वही हमारे आज के डेट में क्या है स्टार्स है। तो हम कह सकते हैं कि नेबुला क्लाउड्स था उसके मिडिल में क्या है स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो अब हम इस प्रोसेस के थ्रू हम या फिर इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे जो स्टार्स है उनका फॉर्मेशन हुआ है। एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि जो हमारे जो सन है वो हमसे इतने लाइट ईयर दूर है, या फिर जो भी जो हमारे सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं वो हमसे लाइट ईयर दूर है। हम उनको किलोमीटर में नहीं कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो हम उसको मोस्टली लाइट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से 1 लाइट ईयर को कैलकुलेट किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। तो हम ये मानते हैं जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें लाइट ईयर में हम या टाइम ही लेते हैं, टाइम को कैलकुलेट नहीं करते हैं, इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइट ईयर में हम लोग एक्चुअली डिस्टेंस को मेजर करते हैं कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमको पता है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है स्पीड स्पीड इनटू टाइम। सही है,
ठीक है, तो अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी किसकी, आप कह सकते हैं लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड हमेशा आप लोग तो इस लाइट की जो स्पीड होती है उसको मैं अभी लिख दूंगा, पहले तो आप थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला में साफ हम देख सकते हैं कि अगर हमें क्या है 1 लाइट ईयर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो हमारा बेस फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का वो यही है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हम लोग कैलकुलेट, हमें जो पता है जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, वो है 3 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी हमारी हम लोग जो टाइम जो क्या करते हैं फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे पास एक ईयर होता है, ईयर में 3 5 पहले हम ये तो हमारा निकल गया क्या, ये हमारे पास स्पीड है, टाइम भी निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक साल में कितने ईयर्स होते हैं 365 ईयर्स इंटू, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा करीबन आप यहाँ पे देख लीजिए 3 करोड़ 15 लाख है, 3 करोड़ 15 लाख तो हम देख सकते हैं जो हमने जो टाइम इसमें निकाला है तो वो करीबन आएगा 3 करोड़ 15 लाख 3 करोड़ 15 लाख 63,000 ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड्स आ गए, क्योंकि सेकंड में हमें कैलकुलेट करना था, क्योंकि स्पीड भी हमने सेकंड में निकाली है तो हमें टाइम को भी सेकंड में कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड। अब हमें क्या करना है क्योंकि फॉर्मूला तो कहता है स्पीड इनटू टाइम, तो हमें इनको इस अमाउंट को और इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इसको मिटा देते हैं। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो टोटल जो पूरा जो डिजिट्स आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे 9.46 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 7। ठीक है, ये हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करके आ गया, और अगर हम इसको ये तो इसको हम एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं जो हम लोग आमतौर पे किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.5 ट्रिलियन किलो। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो एक लाइट ईयर में करीबन 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ और हम इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो भी यूनिवर्स है वो एक आप कह सकते हैं नेबुला क्लाउड से बना है, जिसमें हमने पहले बताया था आपको कि जो हाइड्रोजन हीलियम है वो तो मिडिल में चले गई थी, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या एक एक्सप्लोसिव फ्यूजन रिएक्शन हुआ था जिसकी वजह से सन का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम यहाँ पे प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया आपको प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसा हुआ है कि जो ये लाइटर डेंसिटी वाले एलिमेंट थे मिडिल में चले गए थे, तो जो हैवियर एलिमेंट थे हैवियर डेंसिटी वाले एलिमेंट वो वो बीच में नहीं गए, ये फिर आप कह सकते हैं वो क्या है इसके बाहर से उन्होंने कंटिन्यूअसली क्या है रिवॉल्व किया। तो उस रिवॉल्व की वजह से क्या हुआ कि इन पार्टिकल जो हैवियर एलिमेंट के जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में भी एक रिएक्शन हुई, वो भी एक दूसरे से कोलाइड हुए। कोलाइड होने की वजह से क्या हुआ उनके भी इसको क्लम्स कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स थे इनके बीच में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ने शुरू हुए। अब जब एक दूसरे से जुड़ने शुरू हो गए, एक जुड़ा उसके बाद उससे और जुड़ा जुड़ा जुड़ा
इस तरीके से क्या है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये जो अदर जो एलिमेंट है जो इसमें मोस्टली जो इसमें इस हेवी डेंसिटी कैटेगरी में जो आते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ने लगे। इस तरीके से भी जुड़ते गए, इन्होंने लेयर बाय लेयर, मतलब पहले एक पीस था होगा एक रॉक्स का, उसके साथ क्या है, क्योंकि उसके अगल बगल बहुत सारा क्या है डस्ट पार्टिकल्स है, अदर हेवी एलिमेंट है, वो इससे जुड़ते गए, वो इससे जुड़ते गए और इससे वो बड़ा, बहुत बड़ा, और बड़ा आप कह सकते हैं, इतना बड़ा हुआ कि आज की डेट में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इसी तरीके से बने हैं। तो ये क्या है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो लेयर बाय लेयर हुआ है। हम कह सकते हैं जैसे एक छोटा पहले वो क्लम्स था होगा एक रॉक्स का, उसके बाद उसमें और जो पार्टिकल्स थे वो उससे जुड़े, और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और इस तरीके से वो बड़ा होता गया और बाद में उसने जो प्लैनेट्स है उसका रूप ले लिया। तो हम ये मानते हैं कि हमारे जितने भी जो प्लैनेट्स हैं, जो भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं आज की डेट में, उनका जो फॉर्मेशन है वो करीबन 4.6 बिलियन ईयर के दौरान पे हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उसका फॉर्मेशन और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन और हमारे पास होते हैं 8 प्लैनेट्स, ठीक। और आपको शायद पता होगा कि 2006 से पहले, यानी कि अगस्त 2006 से पहले प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट था या फिर वो प्लैनेट था। बट अगस्त 2006 से क्या है कि उसको अब प्लैनेट की कैटेगरी में ना रख के उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सन है और साथ में हमारे जो 8 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें जो नाम है मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स होती है बीच में, उसके बाद हमारे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये हमारे सारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं जो हमारे इसको इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम्स कहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा जो हमारा सन है उसका जो फॉर्मेशन है वो करीबन आज से आप कह सकते हैं 6 से लेके और 8-10 बिलियन साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। बट जो हमारे प्लैनेट्स है उनका फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ है, मतलब हमारा सन ज्यादा पुराना है हमारे और प्लैनेट्स के मुकाबले, ठीक है। तो इसमें जो हमें जानने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो प्लैनेट्स है इसको हमने दो ग्रुप में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो हम वो देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। तो फर्स्ट के जो हमारे जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट के हमारे जो प्लैनेट्स हैं जिसमें मरकरी है, वीनस है, हमारी अर्थ है और जो मार्स, हमारे फर्स्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। फर्स्ट के 4 जो हमारे प्लैनेट्स हैं जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और जो हमारी मार्स है इसको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इन प्लैनेट्स के बाद जस्ट शुरू होता है एक एक बेड है, एक पूरी सीरीज है या फिर आप कह सकते हैं एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े एक एरिया में जो एस्टेरॉइड्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है कि एक्चुअली ये एक पूरा एक रीजन है जिस रीजन में बहुत बड़े बड़े क्या है जो रॉक्स कह सकते हैं हम, चट्टाने, बड़े बड़े बोल्डर्स, रॉक्स, पत्थर, ये सारे वहाँ पे क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले जो हमारे फर्स्ट के 4 प्लैनेट हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से इनको हम दूसरा नाम कहते हैं इनर प्लैनेट, क्योंकि ये क्या है सन के बहुत नजदीक है, इन है अंदर है, इसलिए हम इनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं। उसके बाद शुरू होती है एस्टेरॉइड बेल्ट और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर जितने भी जो फर्स्ट लास्ट के जो हमारे फोर प्लैनेट है जिसमें जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और जो नेपच्यून है इनको कहते हैं हम लोग जोवियन प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। और साथ में इनको हम आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। और आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये भी है कि ये जो लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं जो हमारे आउटर प्लैनेट हैं जिनको हम जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, ये जो है ये इनर प्लैनेट के मुकाबले साइज में बड़े होते हैं। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये हमारे इनर प्लैनेट के मुकाबले साइज में बड़े होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो मेन है जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बीच में आती है, उसके बाद जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है और हम इसके थ्रू इसको समझते हैं, इसलिए हम इसको जानते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये आपके सब क्लियर हो गए कि
हमारे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हमारा सन है, ठीक है, और साथ में 8 प्लैनेट्स हैं जो किस तरीके से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉइड बेल्ट्स बीच में है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है। प्लूटो पहले था, प्लूटो अब नहीं है, वो ड्वार्फ प्लैनेट के इसमें आ चुका है। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स आपको पता होगा, ड्वार्फ प्लैनेट्स हम उन सेलेस्टियल बॉडी को या फिर उनको कहते हैं जिनके प्लैनेट जैसे जो हमारे क्राइटेरिया है वो उस प्लैनेट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, उनको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे सीरस हो गया, ये सारे क्या हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। तो ये चीजें हमको याद रखनी है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है वो किस तरीके से और कितने उसमें पार्ट्स हैं। अब हम देखिए कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये जो हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट मून है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो मून की फॉर्मेशन या फिर इसके पीछे भी दो थ्योरीज है, जिस तरीके से हमारी मॉडर्न थ्योरी और अर्ली थ्योरी थी, वैसे ही मून के फॉर्मेशन के पीछे भी दो थ्योरीज हैं। तो पहली जो थ्योरीज है ये प्रपोज की थी सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 में, और इन्होंने कहा था कि जो हमारा जो मून है, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो एक्चुअली हमारे अर्थ के साथ ही था पहले डंबर रूप में। इस तरीके से अगर ये हमारी अर्थ है तो ये हमारा मून है, उनके हिसाब से ऐसा था कि हमारी अर्थ और हमारे मून एक साथ पहले जुड़े हुए थे, पहले से फॉर्मेशन के समय से ये जुड़े हुए थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय पास हुआ तो ये जो डंबर जो इसके साथ जो ये पार्ट था जुड़ा हुआ, ये समय के साथ ये जो क्या आपको पता हमारे अर्थ रेवोल्यूट भी करते, रोटेट भी करती है, इस कारण से ये मून है ये इससे अलग हो गया और बाद में वो क्या है इसकी ऑर्बिट में मूव करना इसने शुरू कर दिया था। ये थ्योरी दी थी जॉर्ज डार्विन ने 1838 में। बट इसमें अब जो ये थ्योरी है इसको हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो इसमें बिलीव नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो इसमें वो उनकी जो थ्योरी है वो कुछ इस प्रकार से है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है ये जो थ्योरी है, जो मॉडर्न थ्योरी है, उसमें वो कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है उस जब हमारी अर्थ इनिशियल स्टेज में थी, इनिशियल स्टेज में जब वो बनी रही थी तो करीबन मान के चलिए आपकी 4.2 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ से एक मार्स से करीबन उससे 3 गुना बड़ा, जो हमारा जो मार्स है जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का एक पार्ट है, तो ठीक है, तो उससे करीबन 3 गुना बड़ा एक दूसरा सेलेस्टियल बॉडी हमारी अर्थ से टकराया। अब जब इसने इसको स्ट्राइक किया तो इसके टकराने की वजह से क्या हुआ कि अर्थ के बहुत सारा पार्ट्स क्या है वो ब्रेक आउट हो गया, वो टूट गया। अब वो जो टूट गया ये तो यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब जो हमारे अर्थ का जो बहुत सारा जो पार्ट था हमारी अर्थ को, साथ में जो इसके जो पार्ट होंगे ये क्या हो गए अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए, फिर कह सकते हैं हम इसके बाहर से वो रेवोल्यूट कर रहे हैं, वो जो टुकड़े जो उसके टूटे थे अर्थ के, और जो मार्स से करीबन 3 गुना जो बड़ा ये जो प्लैनेट जो बाहर से आया था, ये सर जो टकराए तो उसके बहुत सारे टुकड़े हमारे कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में घूमने लग गए। अब धीरे धीरे जब ये टुकड़े जब कंटिन्यूस घूमने लग गए तो क्योंकि एक प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है कि ये सारे जो पीसेस हैं ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो सेम जैसे नेबुला क्लाउड्स में उसी तरीके से यहाँ पे हुआ कि जो जो भी पार्ट थे ये क्या होने एक साथ एग्रीगेट होना शुरू कर दिए, इन्होंने कंबाइन होना जुड़ना शुरू कर दिया, तो फिर से जो भी पार्ट थे वो जुड़े और जो पार्ट थे उससे जुड़े जुड़े जुड़े, इस तरीके से क्या है जो सन है उसका फॉर्मेशन हुआ है। ये कहती है सेकंड थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी में हम कह सकते हैं मून के इसमें, और इसी को हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आज के डेट में बिलीव करते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी अर्थ है उसका फॉर्मेशन हुआ है, और टॉपिक हम देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ। तो हम ये मानते हैं हमारी जो अर्थ है वो जब उसका प्रीमॉर्डियल टाइम था, जब वो बनी रही थी, जब उसका फॉर्मेशन चल ही रहा था, उस टाइम पे वो एकदम क्या थी वॉलेटाइल स्टेट में थी, मत कह सकते हैं आप बिल्कुल एक स्टेबल लैंड जैसा आज के डेट में ऐसा नहीं था, क्योंकि इस पे कई प्रकार की एक्टिविटी हमारे अर्थ के ऊपर चल रही थी, और शुरू में कह सकते हैं हम वो एक पथरीले रॉकी बैरन लैंड के जैसे थी हमारे अर्थ शुरू में, जब वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में थी। तो हम ये भी मानते हैं कि जो फर्स्ट जब हमारी अर्थ बिल्कुल बनी रही थी उस दौरान पे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम, ये मोस्टली दो ही गैसेस थी जो हमारे एटमॉस्फेयर में उस दौरान पे हुआ करती थी। अब ये भी मानते हैं जो हमारी अर्थ है उसका जो फॉर्मेशन है करीबन आज से 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ था, ठीक है। ये याद रखेंगे आप कि चाहे वो हमारी अर्थ हो चाहे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो अर्थ है उनका जो फॉर्मेशन का जो समय है वो लगभग सबका सेम है 4.6 बिलियन ईयर एगो, सब जितने भी प्लैनेट है लगभग सबका सेम है,
ठीक है। तो शुरू शुरू में तो हमारी अर्थ के ऊपर केवल हाइड्रोजन हीलियम ही, ये जो गैसेस थी ये मोस्टली हमारे सराउंडिंग में थी। अब जैसे जैसे समय पास हुआ, जैसे समय क्रॉस हुआ, तो वैसे वैसे हमारी अर्थ के ऊपर और जो एलिमेंट थे उनका वो हमारे अर्थ के ऊपर आना शुरू हुआ उन्होंने, जिसमें हम देख, जैसे कि हम आज की बात देखें तो हमारे लगता नहीं कि जब हम हमारे अर्थ को देखें तो एक टाइम पे यहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटी हुई। आज तो हमारी अर्थ बिल्कुल ब्यूटीफुल बनी हुई है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे वाटर भी मतलब सफिशिएंट अमाउंट में आज की डेट में हमारे अर्थ के ऊपर है, बट पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे जो दूसरी चीज हमें जाननी है वो ये है, हमारी जो अर्थ है वो लेयर बाय लेयर बनी है। शायद आपको पता होगा हमारी जो अर्थ है, अगर हम ऊपर से यानी क्रस्ट से और कोर की तरफ जाते हैं तो हमने उसको 4 मेन कैटेगरी में बांटा हुआ है। वो कौन कौन सी है? क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला, मेंटल उससे नीचे, और उसके फिर मेंटल के नीचे होता है आउटर कोर, सबसे जो अंदर है वो होता है इनर कोर। तो हमने क्या है, पूरी अर्थ को हमने लेयर बाय लेयर उसको कैटेगराइज किया है। और ये जो लेयर्स हैं इनको आप याद रखेंगे, हमने किस बेस पे कैटेगराइज कर रखा है कि वहां पे पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं। तो जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में जाएंगे, अंदर जाएंगे, बिल्कुल मिडल में जाएंगे, वैसे वैसे वहां पे पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या है, बहुत हाई होगी इन कंपेयर टू दोज एलिमेंट हु आर फाउंड ऑन द क्रस्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये तो रहा बात हमारे एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के। अब हम जो दूसरा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर आपको पता होना चाहिए, जो हमारी क्रस्ट है, हमारी क्रस्ट से वो करीबन 200 किलोमीटर डीप तक जो लेयर होती है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर को आपको ये याद रखना है, और साथ में ये भी याद रखना है जो हमारी जो अर्थ है उसको हमने क्या है, लेयर बाय लेयर कैटेगराइज कर रखा है। किस बेस पे? वहां पे पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स है उनकी डेंसिटी के हिसाब से। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और हमेशा ये याद रखिए, जो हमारी जो अर्थ है उसके इनर में यानी कि बहुत जो अंदर है, जो डीप है, वहां पे हेवियर एलिमेंट होंगे जैसे कि आयरन, निकल। और जैसे जैसे हम लोग अपर यानी कि क्रस्ट की तरफ चलेंगे वैसे वैसे जो पाए जाने वाले जो एलिमेंट होंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी, इन एलिमेंट के मुकाबले क्या होगी, कम होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो बाहर का जो वातावरण है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो अगर हम बिल्कुल प्रीमोर्डियल समय की बात करें जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हो ही रहा था, तो उस दौरान पे मोस्टली हाइड्रोजन हीलियम दो ही गैस थी जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में पाई जाती थी, रहती थी। बट ये हाइड्रोजन हीलियम, अब हमें सवाल आता है कि हाइड्रोजन गई कहाँ? तो हाइड्रोजन हीलियम है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो सन है उसने क्या, क्योंकि हमारी अर्थ क्या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आती है तो सन से काफी नजदीक है, तो सन की हीट की वजह से ये जो हाइड्रोजन हीलियम थी ये ब्लू आउट हो गई। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ पे रिप्लेस हो गई, सन की हीट ने उसको क्या कहते हैं, ब्लू कर दिया, उड़ा दिया उसको। तो जिस कारण से हाइड्रोजन हीलियम जो गैसेस थी ये हमारे एटमॉस्फेयर में चली गई, हमारे एटमॉस्फेयर से चली गई, मतलब दूसरे किसी रीजन में चली गई हाइड्रोजन हीलियम। अगर हम आज की बात करें तो आज में हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो काफी बड़ी मात्रा में है। जैसे कि अगर नाइट्रोजन देखें तो 78% नाइट्रोजन आज की डेट में हमारे एटमॉस्फेयर में है, साथ में ऑक्सीजन 21% और भी बहुत सारे गैसेज जो कुछ परसेंटेज में कंटिन्यूस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे ये सारी जो जैसे नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ये आखिर आई कहाँ से, ये फिर कैसे आई? तो जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन चल ही रहा था, जब हमारी अर्थ फॉर्मेशन चल रहा था उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय पास हुआ तो हमारी अर्थ के इंटीरियर में क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के गैसेज होंगे, लावा अंदर है, कई प्रकार के गैसेज थी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स था, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स हो गए और भी जो गैसेज थी कंटिन्यूसली हमारे अर्थ के अंदर ही थी। अब जैसे अर्थ ठंडी हुई तो ये जो वॉल्केनोज होते हैं, तो ज्वालामुखी जिनको हम हिंदी में कहते हैं, उनके थ्रू से क्या हुई कि बहुत बड़ी अमाउंट में क्या हुआ कि अंदर से जो वाटर वेपर थी, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेज क्या है उन वॉल्केनिक थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई। अब जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आ गई तो वहां पे टेम्परेचर, तो उसके बाद टेम्परेचर काफी आप कह सकते काफी कम हुआ, काफी डिग्री सेल्सियस में कम हुआ, जिस कारण से जो वाटर ड्रॉपलेट थी ये कंडेंस हुई। अब ये कंडेंस हुई, उसके बाद ये कंडेंस होकर क्या हुई, हमारी अर्थ के ऊपर आ गई। अर्थ के ऊपर आ गई मतलब बारिश के रूप में नीचे आ गई, और जो आज की डेट में जो हम ओशन देखते हैं इसी कारण से भरे हुए। हम ये मानते हैं हमारे जो ओशंस हैं वो करीबन आज से करीबन
आप ये मान सकते हैं कि 3 से लेकर 4 बिलियन साल पुराने हैं हमारे ओशियंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये वाटर वेपर कंडेंस हुई, ये वाटर नीचे आया, हमारे जो ओशियंस थे उसमें वाटर भर गया। अब आपको पता है जब वहाँ पे वाटर भर गया तो शायद आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये जो हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइफ है ये पहले वाटर से ही शुरू हुई, यानी कि ओशियंस में ही शुरू हुई। अब वो क्या है कि यहाँ पे वाटर आ गया था हमारे ओशियंस में, तो वहाँ पे अदर जो कैरेक्टर आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अदर जो प्रोसेस थी जो लाइफ को फॉर्म के पीछे, वो वहाँ पे शुरू हो गई। तो ये चीज है जिससे हम समझ सकते हैं किस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर उसका फॉर्मेशन हुआ है। अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमारे अर्थ बन गए, हमारे यूनिवर्स बन गया। अब जो मेन है कि ये सब कुछ बनने के बाद जो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस प्लैनेट्स के ऊपर है, इस यूनिवर्स में है, इनका फॉर्मेशन कैसा हुआ। तो हम ये मानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर जो फर्स्टली जो लाइफ इसके ऊपर आई थी वो करीबन आज से 3.8 बिलियन यानी कि 3800 मिलियन ईयर बैक ये शुरू हो गई थी। और मैं जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो मोस्टली क्या है, जो शुरुआती है वो कहाँ से शुरू हुई, वाटर से शुरू हुई, या फिर आप कह सकते हैं ओशन से शुरू हुई। तो हम ये मानते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट ये मानते हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो सीधा ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग इंसान के रूप में यहाँ पे आ गए। इस तरीके से ये शुरू हुआ है एक केमिकल रिएक्शन से। एक केमिकल रिएक्शन शुरू हुई थी हमारे ओशियंस में, और उसके बाद क्या है ये प्रोसेस आगे चली। तो हम ये मानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो एक रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू शुरू हुई। और केमिकल जो रिएक्शन थी ये क्या है, केमिकल रिएक्शन बनने से, केमिकल रिएक्शन होने से वहां पे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का वहां पे फॉर्मेशन हुआ। कॉम्प्लेक्स, आप इसको नाम याद रख लीजिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का वहां पे फॉर्मेशन हुआ। और वही जो मॉलिक्यूल्स है इसकी एक प्रॉपर्टी थी, ये अपने आप को क्या कर देता था, डुप्लीकेट कर देता था। अब जब इसने डुप्लीकेट करना हमने शुरू किया तो ये जो प्रोसेस काफी लाख साल तक ऐसी चलती रही। ये ऑर्गेनिक जो मैटर था, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था, ये काफी साल तक इसने अपने आप को डुप्लीकेट किया, रिप्लेस किया। तो उससे क्या है कि वहां पे पहले जो शुरू में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिसके जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनका फॉर्मेशन वहां पे शुरू हुआ। तो ब्लू एल्गी जो बैक्टीरिया है, आपने उसका नाम सुना ही होगा। ये हम ये मानते हैं कि ये सबसे पुराना, ये कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारी अर्थ के ऊपर। और इसी के बाद क्या है जो अदर जो लाइफ थी वो शुरू हुई हमारी अर्थ के ऊपर। तो ये जो चैप्टर था आई होप आपको समझ में आया होगा। और होमवर्क के लिए आप लोग ये करिए कि इस चैप्टर को एक बार आप पढ़िए और उसको रिवाइज करिए, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, वो मैं उनको स्कूल की वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा।